नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विकास सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12वीं इतिहास का पहला अध्याय। और ये पहले अध्याय का पार्ट 5 होगा, क्योंकि पार्ट 4 तक मैं कहानी अपलोड कर चुका हूं। तो इस पार्ट 5 के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता का विशेषता पढ़ाऊँगा। और इस विशेषता के अंतर्गत जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है नगर नियोजन प्रणाली, उस पर मैं बात करूँगा। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली है, तो इस नगर नियोजन प्रणाली के अंतर्गत कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, जिसे प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ प्रश्न किए ही जाते हैं। जैसे पहला टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था या हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था का वर्णन करें, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। दूसरा टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली, या फिर इसको कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाला व्यवस्था का वर्णन करें। और तीसरा टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक स्नानागार क्या है, या हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक स्नानागार का वर्णन करें। और चौथा टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता का अनागार। तो ये कुछ 4 टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है प्रत्येक साल। तो टॉपिक शुरू करूँ तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के अंतर्गत नगर नियोजन प्रणाली है। तो इस नगर नियोजन प्रणाली के विषय में बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन प्रणाली था, उसमें भवनों का जो स्तर था वो 2 तरह से था। एक भवन बने थे निम्न सतह पे, दूसरा था ऊपरी सतह पे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में यह देखा गया कि जो भवन बने हुए थे, कहीं कहीं 1 मंजिला था, कहीं 2 मंजिला था, कहीं 3 मंजिला भी भवन था। तो जो भवन निम्न सतह पे थे, तो इस निम्न सतह वाले भवन में गरीब मजदूर और किसान लोग रहते थे, जबकि जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह में पूंजीपति व्यापारी लोग रहते थे। अब ये निम्न सतह ऊपरी सतह क्या होता है, इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया कुछ, तो ये जो नीचे है ना, तो इसको निम्न सतह कह देंगे, और जो ऊपर है इसको ऊपरी सतह कहा जाएगा। बात स्पष्ट हो गया। निम्न सतह में गरीब लोग ही क्यों रहते थे, ऊपरी सतह में पूंजीपति के लोग क्यों रहते थे या व्यापारी क्यों रहते थे, इसका कारण था क्योंकि आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक नगर जो है किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित है। और जब उस नदी का जलस्तर बढ़ता था, वर्ष में 1 साल में एक बार या कभी भी जब नदी का जलस्तर बढ़ता था, तो वो नदी का जो पानी था ना, ये आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता था। मैं ये कहूँ कि जो नदी का पानी था, ये निम्न सतह वाला जो भवन था उसके करीब आ जाता था। हो सकता है कि नदी के पानी घर में प्रवेश भी कर जाए, जिसके कारण जो निम्न सतह के लोग थे, इनको रहने में काफ़ी समस्या होता था, समस्या का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन जो ऊपरी सतह का जो भवन था, इसमें कोई ये नहीं था कि नदी का पानी प्रवेश करे, क्योंकि तो ऊंचे स्थान पे था। तो इसलिए जो अमीर लोग थे वो ऊपरी सतह पे रहते थे, और जो गरीब लोग थे वो निम्न सतह पे रहते थे। तो ये कुछ छोटा टॉपिक था। उसके बाद मैं बात करूँ हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम में इतिहासकारों ने यह देखा कि वहाँ की जो सड़कें थी ना, वहाँ की जो सड़कें, मान लीजिए सड़क है, ये भी सड़क है, और इधर से एक सड़क गया, तब देख पा रहे हैं कि ये सीधे सीधे काट रहा है ना, यानी यहाँ पे देखें तो ये कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण, यानी ये कुल मिला के बन रहा है समकोण। यानी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी ना, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन करता भी कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को काटती थी, तो समकोण पर काटती थी। उसके साथ साथ जो वहाँ का सड़क था ना, वह कच्ची और पक्की दोनों रूपों में बनाया गया था। कुछ सड़कें कच्ची थी, कुछ सड़कें पक्की थी। और इतना ही नहीं, उन सड़कों के साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। उस समय भी सड़कों के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके बाद वहाँ पे देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो सामान्य सड़कें थी, उन सड़कों की चौड़ाई जो था 2.75 से लेकर के 3.66 मीटर तक था, सामान्य सड़क। लेकिन इतिहासकारों को एक ऐसा सड़क प्रकाश में आया, इतिहासकारों जो ने देखा तो एक सड़क था जिसकी चौड़ाई करीब 9.15 मीटर थी। तो बाकी औसत सड़कों से तो चौड़ा है ना, तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया हो ना हो सके कि ये जो सड़क है ना, वो राजपथ हो सकता है। इस सड़क से राजा जाते होंगे, इसलिए इस सड़क की जो चौड़ाई है काफ़ी औसत सड़कों से काफ़ी ज़्यादा है।
तो इस प्रकार ये हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था था, समकोण पर काटती थी और ये सड़कें कच्ची और पक्की दोनों रूप में बनाई गई थी। सड़कों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के क्रम में भी सड़कों के किनारे है ना, कूड़ेदान या गड्ढा खोद दिया जाता था, जिसमें कूड़े को एक जगह एकत्रित किया जाए और उसको दूसरी जगह पहुंचाया जाए। हड़प्पा सभ्यता की समान सड़कों की जो चौड़ाई है 2.75 से 3.66 मीटर थी, जबकि राजपथ की चौड़ाई कितनी थी? 9.15 मीटर। अब इसका परिभाषा बोल दूं कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था का वर्णन करें तो आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये सड़कें कच्ची और पक्की दोनों रूपों में बनाई गई थी। इन सड़कों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, जिसके लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान या गड्ढा खोद दिया जाता था ताकि कूड़े को एक जगह एकत्रित किया जा सके। इस सभ्यता के औसत सड़कों की जो चौड़ाई थी करीब 2.75 से लेकर के 3.66 मीटर थी, परंतु एक ऐसा सड़क प्रकाश में आया जिसकी चौड़ाई 9.15 मीटर थी, जिसे इतिहासकारों ने राजपथ कहा। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सड़क व्यवस्था कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूं दूसरे टॉपिक पे, तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली थी ना, काफ़ी आकर्षक थी। यहाँ से जल निकासी के लिए यहाँ कुछ बात लिखे हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता था। जो जल निकासी प्रणाली है ना, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता था। जल निकासी के लिए यहाँ पे नालियों का जाल बिछाया गया था। इसके साथ साथ होता यह था कि जल निकासी के लिए नालियों का जाल बिछाया गया था। घर का गंदा पानी जो होता था ना, वह घर की नालियों से गली के नालियों में बहा करके चला जाता था और वह गली का नाली शहर के विशाल नाली से जुड़ जाता था और इस प्रकार पूरे नगर से गंदे पानी को शहर से बाहर निकाला जाता था। और समय समय पे उन नालियों की सफाई का भी ध्यान रखा जाता था। कैसे? तो नालियों को बड़े बड़े ईंट या शिलाओं से ढक दिया जाता था कि उसमें कुछ बाहर की वस्तु ना पड़ जाए ताकि नाली जाम हो जाए। मतलब कि नालियों को बड़े बड़े ईंट या शिलाओं से पत्थर, ईंट कहें या शिला कहें, ईंट या पत्थर कहें या शिला कहें, बात सेम ही है। तो ईंटों से और पत्थरों से ढक देता था ताकि उसमें कुछ बाहर के पदार्थ ना पड़े जिसके कारण नाली जाम हो जाए। और इतना ही नहीं, उन नालियों का है ना, समय समय पे सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता था कि हाँ, उसका सफाई किया जाए कि जल रुके नहीं, प्रवाहित करते रहे। तो इसका परिभाषा मैं बोल दूं कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं, या हड़प्पा सभ्यता के नाला व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। तो कुछ लिख सकते हैं ऐसे कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता जल निकासी प्रणाली था। यहाँ जल निकासी के लिए नालियों का जाल बिछाया गया था। घर का गंदा पानी बह करके गली की नालियों में जाता था और गली की नालियों से ये बड़े नाले से जुड़ता था और ये गंदा पानी एक विशाल नाला से जुड़ करके शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। इतना ही नहीं, इन नालियों को बड़े बड़े ईंटों और शिलाओं से ढककर रखा जाता था ताकि इसमें कुछ बाहरी पदार्थ ना पड़े जिसके कारण नाली जाम ना हो। और समय समय पर इन नालियों के साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली या फिर नाला व्यवस्था कह सकते हैं। इतना लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद मेरा तीसरा टॉपिक ये है हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक स्नानागार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्नानागार का जो अवशेष है ना, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला है। वही मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसका खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। तो सार्वजनिक स्नानागार है, ये कहाँ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ बातें हैं कि यह सिंधु सभ्यता का अद्वितीय नमूना था। कौन? सार्वजनिक स्नानागार, जो एक आयताकार जलाशय था जिसमें प्रवेश करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भागों में ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई गई थी इसमें प्रवेश करने के लिए। उसके बाद इसका जो लंबाई था करीब 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर था। इस स्नानागार का जो उपयोग है ना,
किसी खास अवसर पे किया जाता था। लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.5 मीटर था। पर इसमें प्रवेश करने के लिए ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो मैं इसका परिभाषा बोल दूं कि क्या लिख सकते हैं आप सार्वजनिक स्नानागार के विषय में। तो देखिए लिख सकते हैं कि स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्वितीय नमूना था, जो एक आयताकार जलाशय था जो दुर्ग के अंदर स्थित था। आयताकार जलाशय था जिसकी लंबाई करीब 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। इस स्नानागार में प्रवेश करने के लिए उत्तरी एवं दक्षिणी सिरों से ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इस स्नानागार का उपयोग किसी धार्मिक अवसरों पर किया जाता था। इस स्नानागार के ऊपरी क्षेत्र में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जिसे इतिहासकारों ने यह बताया कि इस कमरों का निर्माण स्नान करने के बाद वस्त्र बदलने के लिए किया गया है। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक स्नानागार। उसके बाद मेरा जो इस स्नानागार जो है ना, सार्वजनिक स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये जो है ना, आज के समय में इस स्नानागार को हम स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम वैसा ही था जैसे आज का स्विमिंग पूल होता है। चौथा टॉपिक जो है अन्नागार, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए ये अन्नागार क्या था। तो जब हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तो उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनाजों को संग्रहित माने कर के रूप में या टैक्स के रूप में वसूला गया अनाज जो है ना, मंदिरों में जमा किया जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि जो कर या टैक्स के रूप में अनाज उसीला जा रहा था, उसको किसी निश्चित जगह पर रखा जा रहा था ताकि वो नष्ट ना हो। तो जिस जगह पे अनाजों को रखा जा रहा था ना, उसी को बोला गया अन्नागार, माने अन्न को संग्रहित करने वाला। तो अन्नागार अनाज भंडार के लिए था, जिसमें सबसे बड़ा अन्नागार तो बहुत सा था हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन सबसे प्रमुख अन्नागार जो था वो मोहनजोदड़ो का था। कैसे? क्योंकि इसकी लंबाई 45.72 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर थी। अब इसके बारे में कह दूँ, इसका परिभाषा क्या हो सकता है। तो जो अन्नागार है, अन्नागार मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे महत्वपूर्ण था। इस अन्नागार में कर या टैक्स के रूप में वसूले गए अनाजों को रखा जाता था ताकि वो नष्ट ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण अन्नागार मोहनजोदड़ो का था, जिसकी लंबाई करीब 45.72 मीटर और चौड़ाई करीब 15.23 मीटर थी। अगर इस प्रकार लिख दें तो ये 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन है ये सड़क व्यवस्था या फिर जल निकासी प्रणाली या फिर बात करूँ मैं सार्वजनिक स्नानागार या फिर अन्नागार, ये सब 2 ही नंबर के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ से और कोई प्रश्न 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर का नहीं होता। धन्यवाद।